अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ियाउल्ला है और आज आपकी इस ट्रेनिंग सेशन का मैं फैसिलिटेटर हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द रेसिटेशन ऑफ होली कुरान। जज़ाकल्लाह। इसके बाद हम एक इंट्रोडक्टरी एक्टिविटी से अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। इस इंट्रोडक्टरी एक्टिविटी में आपको ऐसा करना होगा कि आपको डिफरेंट मैंने स्लिप्स दे दी हैं। इनमें आपने अपना नाम, इसके बाद अपनी क्वालिफ़िकेशन और साथ में एक ऐसा सिंबल आपने कोई भी सिंबल हो सकता है, वो किसी लाइक एनिमल का नेम हो सकता है, लाइक कोई भी ऐसी कोई कोट हो सकता है जो आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो आपने इस स्लिप में लिखना है। और इसके बाद आपने इन सिंबल्स को शेयर करना है कि आपने इस सिंबल के साथ अपनी पर्सनैलिटी को क्यों लिंक किया है। अच्छा, इस एक्टिविटी के बाद अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। आज हम पीटी के प्रोफेशनल टीचिंग नॉलेज का जो मॉड्यूल 6 है उसको इन डिटेल या इन डेप्थ स्टडी करेंगे। अब व्हाट इज़ असेसमेंट। अब हमारे जहन में जब हम बच्चे थे तो यही आता था कि असेसमेंट जो है वो एक ऐसा अमल है जिसमें हम किसी बच्चे की तालीमी काबिलियत को जानते हैं, या हम अगर लिंक करें तो उस वक्त अगर हम क्लास रूम में बैठे हुए उस वक्त होते थे तो हमें कुछ ऐसे आइडियाज़ आते थे कि जैसे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर्स उनसे सवालात कर रहे हैं, हमें अगर जवाबात आते हैं तो हम खुशी से जवाबात दे रहे होते थे। लेकिन जिस बच्चे को अगर जवाब नहीं आ रहा तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा होता था। या कुछ ऐसे बच्चे भी हमारे पास मौजूद होते थे कि जिनको जवाब आता था लेकिन वो हिचकिचाहट फील करते थे। हम कह सकते हैं कि असेसमेंट जो है वो एक एनजाइटी का फैक्टर स्टूडेंट्स में क्रिएट कर देती है। लेकिन जब हम टीचिंग लाइन में आए तो उस वक्त हमारे पास जो असेसमेंट है उसे हमने डिफरेंट सिनेरियो से कैटर करना था, डिफरेंट तरीके से कैटर करना था। अब हम जब टीचर आए तो हमने ये देखा कि पढ़ाना हमारे लिए ये सोचा बल्कि कि पढ़ाना मुश्किल है, और जब हम असेसमेंट किसी दिन लेंगे, किसी क्लास में लेंगे तो वो ज़्यादा आसान होगा। के उस दिन हमने सिर्फ असेसमेंट ही लेना होगी और हमारे खुद अपने ऊपर कोई इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। लेकिन जब हमने ये टीचिंग प्रैक्टिस में किया, जब प्रैक्टिकली क्लास में किया तो उस वक्त ये हमें बहुत बर्डनाइज लगा। के जब हम टेस्ट ले रहे थे या कोई क्विज़ ले रहे थे ड्यूरिंग असेसमेंट, तो जो बच्चे पहले क्विज़ कर चुके होते थे तो वो शोर करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह जैसे जैसे हमने अपने इस टीचिंग नॉलेज में एक्सपीरियंस गेन किया तो हम असेसमेंट को ज़्यादा बेहतर अंदाज से कैटर करते गए और डिज़ाइन करने में हमने मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ को यूज़ भी करते रहे। अब हम देखते हैं कि असेसमेंट हमारी नज़र में है क्या। असेसमेंट क्या है? तो हमारे पास जब भी हम ट्रेडिशनल वे में सोचें तो असेसमेंट ये है कि जिसमें हम बच्चे से टेस्ट लेते हैं और उसकी मालूमात को जांचते हैं, गेज करते हैं। हमें ये पता चल जाता है कि हमारे बच्चे ने कितना सीखा है। या हम अगर अपने ट्रेडिशनल स्कूल्स की तरफ जाएं तो उन प्रैक्टिसेस को देखें तो हम एक पेपर होता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस किए जाते हैं बच्चे से, वो उनका आंसर देता है और हम उसकी मार्किंग एज इट इज़ कर देते हैं। तो हम सिंपली उस बच्चे की मालूमात को जान रहे होते हैं कि क्या उसने कुछ सीखा है, इवन कि उसकी मेमोरी को हम टेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि असेसमेंट हमें भी असेस कर रहा होता है, हमारे भी पढ़ाने के अंदाज को असेसमेंट असेस कर रहा होता है कि एक बच्चे ने कैसे बेहतर तरीके से हमसे सीखा और हमने कितना मौसर उसे सिखाया। तो असेसमेंट ये है कि इसमें हम खुद को भी जांच रहे होते हैं, अपनी टीचिंग कैपेबिलिटी को भी हम जान रहे होते हैं। फिर आजकल हम जैसे सोच रहे हैं कि जो असेसमेंट्स हैं वो एसएलओ बेस्ड असेसमेंट्स हैं। के जो हमने एसएलओज बच्चे को सिखाए हैं, क्या उसने वो सही तरह से सीखे हैं या नहीं, हम उनको गेज करने के लिए, मेजर करने के लिए एसएलओ बेस्ड टेस्ट आइटम्स क्रिएट करने जा रहे हैं। अब आते हैं पर्पस ऑफ असेसमेंट के तौर के ऊपर कि पर्पस ऑफ असेसमेंट क्या है, असेसमेंट क्यों ज़रूरी है या किस लिए हम लेते हैं असेसमेंट। बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखने को जांचने के लिए हम असेसमेंट का इनेकाद करते हैं, बच्चों से असेसमेंट्स लेते हैं। या हम बच्चों के वालदैन को आगाह करना चाहते हैं कि उनका बच्चा कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है एजुकेशनल कैरियर में या ताकि वो अपने बच्चे की फ्यूचर को मज़ीद बेहतर बना सके। बच्चों की जो प्रोग्रेस है हम उसे भी जान रहे होते हैं और बच्चे को भी हम बता रहे होते हैं कि वो कितना अपने स्किल्स को मास्टर करने के लिए उसे कितना मज़ीद टाइम रिक्वायर्ड है, या वो कितना उसके अचीव करने के करीब है, या कितना उससे लैग बिहाइंड कर रहा है। और साथ साथ बच्चों की परफॉर्मेंस को देख के हम अपने जो लेसन ऑब्जेक्टिव्स हैं या अपने जो लेसन प्लान्स हैं उनको भी हम मॉडिफाई कर रहे होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं ये टाइप्स ऑफ असेसमेंट में। तो बेसिकली 7 डिफरेंट टाइप्स हैं असेसमेंट की। तो क्या आप बता सकते हैं कौन कौन सी मुख्तलिफ असेसमेंट की टाइप्स हैं? आप में से कोई अगर बताना चाहे तो। अच्छा जी।
वेरी गुड। तो मुख्तलिफ़ रिस्पॉन्सेज हमारे पास आए कि असेसमेंट जो है वो इवन मुख्तलिफ़ टर्म्स के बाद ली जाती है या साल के आखिर में ली जाती है, लेकिन असेसमेंट्स यही नहीं है कि हम सिर्फ साल के आखिर को देखते रहें। असेसमेंट की मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, जिसमें समेटिव असेसमेंट आ जाती है, इब्सेटिव असेसमेंट आ जाती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट आ जाती है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट आ जाती है, नॉन रेफरेंस असेसमेंट आ जाती है, और क्राइटेरियन रिफ्रेशमेंट असेसमेंट आ जाती है, और परफॉर्मेंस असेसमेंट आ जाती है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं समेटिव असेसमेंट से। तो समेटिव असेसमेंट क्या है? अगर हम इसका मुताला करें तो समेटिव असेसमेंट ऐसी असेसमेंट को कहा जाता है जो एक टाइम पीरियड के बाद, जब आप किसी बच्चे को एक टाइम पीरियड तक आप उसे नॉलेज देते हैं और उसके बाद जब आप उससे असेसमेंट लेते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो टेस्ट की फॉर्म में हो सकती है, वो क्विज़ की फॉर्म में हो सकती है, वो किसी प्रोजेक्ट की फॉर्म में हो सकती है। तो जब आप उससे असेसमेंट लेते हैं तो उसके बाद आप उसकी ग्रेडिंग करते हैं, इसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। मीन आपने जितना कंटेंट डिलीवर किया है, उसका जो बच्चे के पास उसकी जितनी इंफॉर्मेशन आई है, आप उसको गेज करेंगे, उसको मेजर करेंगे और सम करके उसे उसकी ग्रेडिंग कर देंगे। अब समेटिव असेसमेंट जो है वो क्यों ज़रूरी है? अब समेटिव असेसमेंट इसलिए भी ज़रूरी है कि उससे बच्चे की ग्रोथ होती है। मीन उससे हमें एक तो बच्चे के जितना जो उसने नॉलेज सीखा है, हम उसको मेजर करते हैं। जो समेटिव असेसमेंट है, ये बच्चे की आउटकम्स को मेजर कर रही होती है, उसकी अचीवमेंट को मेजर कर रही होती है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं कि समेटिव असेसमेंट के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब हमें ये पता है कि समेटिव असेसमेंट, बच्चा जब भी समेटिव असेसमेंट के बारे में सोचता है तो एक एंजाइटी फील करता है, एक स्ट्रेस कंडीशन में चला जाता है। इसी वजह से हमने देखा होगा कि कई बच्चे हमारे वो चीटिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि जब हम समेटिव असेसमेंट के बारे में जब भी वो सोचते हैं तो उन्हें पास और फेल का क्राइटेरिया उनके जहन में आता है, तो चीटिंग कल्चर ज़्यादा उसकी तरफ जाते हैं और वो हमें ज़्यादा देखने को मिल भी रहा है। इसके बाद जब भी इवन के बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं समेटिव असेसमेंट के डर से कि कहीं फेल ना हो जाएं, तो बच्चे स्कूल से ही भागना शुरू कर देते हैं। इसके बाद समेटिव असेसमेंट जो है वो बच्चों में एक स्ट्रेस और एंजाइटी का फैक्टर क्रिएट कर देती है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? वो असेसमेंट जो हम ड्यूरिंग क्लास ले रहे होते हैं। मीन इसके लिए कोई हमें टाइम पीरियड रिक्वायर्ड नहीं है। ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन हम किसी भी वक्त बच्चों से ये असेसमेंट ले सकते हैं, और इवन कि हम ले भी रहे होते हैं। मीन कंटिन्यूस क्लासरूम असेसमेंट की सूरत में बच्चों से मुख्तलिफ सवालात कर रहे होते हैं। कभी हम ओरली उनसे एग्ज़ाम्स ले रहे होते हैं ड्यूरिंग क्लास, या हम उन्हें डिफरेंट टेस्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, होम असाइनमेंट्स दे रहे होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो फॉर्मेटिव असेसमेंट टीचर्स उतना बेहतर तरीके से या उतना कंटिन्यूसली अपनी क्लासरूम्स में ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि जब हम ड्यूरिंग क्लास ये प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा जो इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी है, जो हमारी ड्यूरिंग लेसन वो जो हमारी क्लास जा रही है, वो उसमें खलल आएगा। अब क्या है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट ज़रूरी क्यों है? अब फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो बच्चे की, एक तो हम ऑन टाइम जो है उसकी असेसमेंट कर रहे होते हैं, साथ में हम खुद के एसएलओज की असेसमेंट भी कर रहे होते हैं। मीन हम जो ड्यूरिंग, क्योंकि समेटिव असेसमेंट तो ये है कि हम एक टाइम पीरियड देते हैं बच्चे को, उसके बाद जाके हम उसकी असेसमेंट लेते हैं। लेकिन जो फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम ड्यूरिंग क्लास या ये हम ड्यूरिंग प्रैक्टिस हम बार बार जो है वो असेसमेंट ले रहे होते हैं। तो इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि जो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, बच्चों को डिलीवर कर रहे हैं, जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं, उनका हमें ये हम देख सकते हैं कि क्या वो कितने अचीव हुए हैं या नहीं हुए, हम उनको मेजर कर सकते हैं। साथ साथ हम अपनी टीचिंग की रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि हम कितने बेहतर तरीके से बच्चों को अपना नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या हम उनके हम जो हमारे लेसन्स हैं क्या वो स्टूडेंट सेंटर्ड हैं भी या नहीं, इससे हमें ये पता चल सकता है। अब इसके बाद आ जाते हैं जी इब्सेटिव असेसमेंट की तरफ। इब्सेटिव असेसमेंट क्या है? इब्सेटिव असेसमेंट में बच्चा खुद ही अपनी जो उसकी समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसका एक तकाबली जायज़ा ले रहा होता है, मीन अपनी प्रोफाइलिंग कर रहा होता है। एक तो वो ये है कि जो उसका एग्ज़ाम रिजल्ट्स होते हैं जिनमें उसने हाई स्कोर्स किया होता है जिन असेसमेंट में, वो उन प्रीवियस असेसमेंट में वो उनको देख रहा होता है और उससे मज़ीद बेहतर जाने की कोशिश कर रहा होता है। मीन वो अपनी सेल्फ असेसमेंट कर रहा होता है, इसे हम इब्सेटिव असेसमेंट कहते हैं। अब इब्सेटिव असेसमेंट में कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें इब्सेटिव असेसमेंट में कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एक तो ये है कि हम उसे
ग्रेडिंग के लिए नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वो बच्चा खुद ही अपनी असेसमेंट कर रहा होता है अपने प्रीवियस टेस्ट या स्कोर्स को देख के। तो हम उसमें क्योंकि उन दो स्टूडेंट्स का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, और साथ साथ जो एब्सेटिव असेसमेंट है उसमें हमारे पास ज़्यादा जो है वो क्रेडिबिलिटी भी नहीं होती उसकी, क्योंकि वो बच्चा खुद ही अपने एग्ज़ाम्स को, अपने स्कोर्स को असेस कर रहा होता है, तो इस वजह से हम उसको ज़्यादा क्रेडिबल नहीं मान सकते। इसके बाद आ जाते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट की तरफ। अब डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या है? ये बच्चे की प्रायर नॉलेज जानने के लिए होती है। मीन बिफोर एंटरिंग इनटू द लेसन और डाइविंग इनटू द लेसन ऑब्जेक्टिव्स, हम उससे पहले ही बच्चे की जो प्रायर नॉलेज है उसको गेज करने के लिए जो हम असेसमेंट लेते हैं उन्हें डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। जैसे कि हम उससे कोई क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, या इवन के जो जैसे कि हम अगर किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देते हैं तो हमारे लिए एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है जो प्री टेस्ट हम देते हैं, या हमारा कोई इंटरव्यू लेता है पहले किसी काम के करने से पहले, तो वो भी हमारे डायग्नोस्टिक असेसमेंट में आता है। अब डायग्नोस्टिक असेसमेंट का फ़ायदा क्या है? एक तो ये है कि हम बच्चे की कैपेबिलिटी जान सकते हैं कि वो किसी कंटेंट में कितना उसने मास्टरी अचीव की हुई है, या वो किस लेवल पे है, तो हम उस लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं, तो हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जैसे ग्रेड थर्ड के बच्चे हैं, अगर वो कोई कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, मीन मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट एडिशन या मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं, तो हम अगर 2 नंबर्ड की उनसे मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो बिफोर डाइविंग इनटू आवर चैप्टर, तो उससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि क्या हमारे बच्चे को 2 डिजिट नंबर की मल्टीप्लिकेशन आती है या नहीं आती। अब हम उसे फिर उसी नॉलेज को हम फर्दर आगे लेके जाएंगे। तो बेसिकली डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या है? डायग्नोस्टिक असेसमेंट में हम बच्चे की प्रायर नॉलेज चेक कर रहे होते हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट के बाद आ जाते हैं जी हम परफॉर्मेंस असेसमेंट के ऊपर। परफॉर्मेंस असेसमेंट क्या है कि हम कोई बच्चा कितनी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है किसी टास्क को करने में, तो उसे हम परफॉर्मेंस असेसमेंट कहते हैं। अब परफॉर्मेंस असेसमेंट क्या है? ये कोई टिपिकल असेसमेंट नहीं है, पेपर पेंसिल जो असेसमेंट होती हैं वैसी नहीं है। ये हमारे पास हैंड ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। मीन इसमें क्या होगा कि आपकी असेसमेंट के 2 पार्ट्स होंगे। एक तो आपका कोई ऐसा टास्क होगा, कोई ऐसा स्किल होगा जो आप बच्चे का जांचना चाह रहे होंगे, जो बच्चा परफॉर्म करके दिखाएगा, और दूसरा आपके पास कोई रूब्रिक होगा, मीन स्कोरिंग टूल होगा, जिससे आप उस बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसको आप एवेल्युएट कर रहे होंगे। अब इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें होता क्या है कि इसमें बच्चा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उसको मिलता है, वो एक्सपेरिमेंटल वर्क करता है, उसके बाद बच्चा डिफरेंट पार्टिसिपेशंस करता है, डिफरेंट लाइक डांसेस वगैरह में, स्टोरीज़ वगैरह लिखता है, कोई कार्टून बनाता है, कोई प्रोजेक्ट बनाता है, कोई भी ऐसा मतलब उसे हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, वो कोई प्रैक्टिकली कोई चीज़ परफॉर्म करेगा, तो उसे हम परफॉर्मेंस असेसमेंट कहते हैं। इसमें होता क्या है कि परफॉर्मेंस एक तो इसको हम ट्रेडिशनल इसलिए नहीं कह रहे बाकी पेपर पेंसिल की तरह, कि इसमें कोई बच्चे को कोई ये नहीं है कि चूज़ द करेक्ट वन, या उसको कोई क्वेश्चन दिया गया है तो उसने आंसर कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा। बच्चे को खुद परफॉर्म करना पड़ेगा, उसकी अपनी स्किल वो शो केस करेगा, जिससे उसका टैलेंट सामने आएगा। मीन वो स्पीचेस हम देखते हैं जैसे बच्चा करता है, उसके बाद डिफरेंट ड्रामास में परफॉर्म करता है, डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखता है, तो इसे हम परफॉर्मेंस असेसमेंट कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जी क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। अब क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट ऐसे है कि इसमें हम कोई क्राइटेरिया सेट कर देते हैं, और उस क्राइटेरियन असेसमेंट ऐसे है कि उसमें जो टीचर्स हैं वो क्राइटेरिया सेट कर देते हैं। क्राइटेरिया सेट करने के बाद उन जो जितनी भी उनकी क्लास की स्ट्रेंथ है उन बच्चों को वैसे वो उनकी मेजरमेंट, उनके स्कोर को मेजर करते हैं। उसमें किसी एक बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर नहीं किया जाता। जैसा कि हम देखते हैं जो बोर्ड से हमारे जो एनुअल पेपर्स आते हैं, 9th-10th के एग्ज़ाम्स आते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स आते हैं, तो उसमें हम बच्चों का रिजल्ट्स कंपेयर नहीं कर रहे होते, बल्कि एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है कि आपने जो उनके डिफरेंट एसएलओज़ हैं जो फर्स्ट ईयर के कोर्स में है, सेकंड ईयर के कोर्स में है, या मैट्रिक के कोर्स में है, तो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट एग्ज़ाम्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं, और बच्चा वैसे परफॉर्म करता है तो उसकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट किया जाता है। अब इसके बाद आ जाती हैं नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। अब नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट में क्या होता है कि जो आपका क्लास है, आप उसी में से जो स्टूडेंट्स हाई स्कोर करते हैं, मीन इसमें आपके पास एक कर्विंग हम असेसमेंट कह सकते हैं कि आपके जो स्कोर्स है उसमें एक आपको कर्व दिखेगा, जिसमें आपके पास एक ग्रुप ऑफ पूल ऑफ स्टूडेंट्स होगा जो हाई स्कोर कर रहा होगा, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होगा जो इंटरमीडिएट स्कोर कर रहा होगा, और एक जो लो स्कोर कर रहा होगा। इसमें
इसका अब फ़ायदा क्या है, एक तो जब, क्योंकि ज़्यादातर हम पेरेंट्स को यही देखते हैं कि वो अपने बच्चों के बारे में ज़्यादा कंसर्न ये होते हैं कि दूसरे बच्चे ने कितना स्कोर किया, वो अपने बच्चों का जो स्कोर है उससे दूसरे बच्चों के क्लास एवरेज के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। तो ये क्वेश्चन हम इजीली आंसर कर सकते हैं नाम रेफरेंस के तौर पर। मीन जब हम, हमारा बच्चा जो है वो जो टॉपर होगा तो उसके साथ हम बाकियों को कंपेयर कर रहे होंगे, तो इसे हम नाम रेफरेंस कहते हैं, या इसे रिलेटिव मार्किंग भी कहा जाती है, जो अक्सर हमें यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में देखने को मिलती है। कि इसके बाद आ जाते हैं एवलुएटिंग द क्वालिटी ऑफ असेसमेंट। अब क्वालिटी ऑफ असेसमेंट क्या है कि आपकी जो असेसमेंट है उसमें 3 जो करेक्टर्स हैं वो मस्ट होने चाहिए। मीन एक तो आपकी जो असेसमेंट है वो वैलिड, उसमें वैलिडिटी होनी चाहिए। अब वैलिडिटी क्या है कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसी में से असेसमेंट लें। अब ये नहीं कर सकते कि आप मैथ का सेशन पढ़ा रहे हैं और आप मैथ का जो उसका स्कोर है आप उसकी सोशल स्टडीज़ को जज कर रहे होंगे कि उसके सोशल स्टडीज़ में भी यही स्कोर आ रहा होगा। तो इसे हम वैलिडिटी कहते हैं कि आप जो है वो जो पढ़ाएंगे उसी में से आप असेसमेंट लेंगे। ये जो आपका जो असेसमेंट है वो इट मस्ट बी वैलिड, ठीक है। इसके बाद आ जाती है रिलायबिलिटी के तौर पर। अब रिलायबिलिटी क्या है कि आप जब एक ही टेस्ट को 2 या 2 से ज़्यादा बार कंडक्ट करेंगे तो जो स्कोर है वो रिपीट होना चाहिए। मीन जो आपकी बच्चे की परफॉर्मेंस है वो सेम होनी चाहिए या उसमें ग्रोथ शो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आपकी रिलाय, जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगर हम इस चाक बोर्ड को मेजर करें तो जितनी बार मेजर करेंगे बार बार हमारे पास सेम ही आंसर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये इसमें रिलायबिलिटी आ रही है। लेकिन बच्चों के स्कोर में रिलायबिलिटी अप एंड डाउन हो सकती है, क्योंकि डिपेंड करता है हम कितने अरसे बाद उस टेस्ट को कंडक्ट कर रहे हैं। मीन जैसा कि हमें देखने में मिलता है कि बच्चे छुट्टियों से पहले जो है वो उस टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम उन्हीं चैप्टर्स का दोबारा टेस्ट लेते हैं आफ्टर वेकेशन तो बच्चों की परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाती है। अब इसमें डिफरेंट फैक्टर्स इंक्लूड हैं कि वो बच्चे छुट्टियों में उनको उस तरह घर पे पढ़ाया नहीं जाता या वो उस तरह से मेहनत नहीं कर रहे होते, ये कोई भी ऐसे फैक्टर जो उनको स्टडी से दूर कर रहे होते हैं, तो इससे उनकी परफॉर्मेंस में एक हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है। इसके बाद बाइसनेस आ जाती है। तो जो आपका असेसमेंट है वो बाइस्ड नहीं होनी चाहिए किसी सूरत में भी। तो मतलब ऐसा नहीं है, हम देखने को मिलता है कि हमारे पास कुछ मीन के हमारी कंट्री में मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स दोनों रहते हैं। तो आप ये नहीं है कि जब आप अपनी असेसमेंट डिज़ाइन कर रहे हों तो आप सबको एक ही इस्लामिक स्टडीज़ के ऊपर उनको एवेल्यूएट कर रहे हों। तो जो आपके पास नॉन मुस्लिम्स होंगे तो आपने उनके अकॉर्डिंगली जो है वो असेसमेंट डिज़ाइन करनी है। या इसी तरह आप डिफरेंट कल्चर्स को देख रहे होते हैं, वो डिफरेंट कल्चर से आ रहे होते हैं, तो उन कल्चर्स को देखना है आपने, उनके रिलीजन को देखना है। इस तरह से असेसमेंट के दौरान आपने इन बातों को मद्देनज़र रखना है। इसके बाद आ जाते हैं जी मोड्स ऑफ असेसमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे पास है जी ट्रेडिशनल असेसमेंट। अब ट्रेडिशनल असेसमेंट क्या होती है? मीन वो असेसमेंट जो हम नॉर्मली क्लासरूम्स में देखने को हमें मिलती है उसे हम ट्रेडिशनल असेसमेंट कहते हैं, जो हम रूटीनली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, ये हमारे पास इसमें हम स्टूडेंट्स को जो है वो एक स्टेटमेंट दे देते हैं, उसके मुख्तलिफ जो है वो आंसर्स, एक आंसर दिया जाता है और बाकी उसके डिस्ट्रक्टर्स होते हैं जिसमें से उसको कोई एक चूज़ करना होता है। इसके बाद हम उससे शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस में उसका रिस्पांस ले रहे होते हैं। इसके बाद हम ट्रू एंड फॉल्स में उसका रिस्पांस ले रहे होते हैं। और साथ में अब ट्रू एंड फॉल्स में जब हम रिस्पांस ले रहे होते हैं तो हम उसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि रेदर देन ट्रू और फॉल्स हम उसको साथ में रीजनिंग भी दें कि ये ट्रू और फॉल्स क्यों है, अगर ट्रू है तो क्यों है, अगर फॉल्स है तो क्यों है। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। इसके बाद मैच द कॉलम, हम ये भी एक हमारे पास ट्रेडिशनल असेसमेंट है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास लैब सेट। लैब सेट क्या है कि हमारे पास एक सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसमें हम कोई एक सिंगल स्टिमुलाई को देख के वो सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस बच्चे से करते हैं। लाइक कायद आज़म की पर्सनैलिटी है तो हम उसके अकॉर्डिंग बच्चे से क्वेश्चन कर रहे होंगे, या कोई प्रैक्टिकल है तो हम उसके अकॉर्डिंग बच्चे से क्वेश्चन कर रहे होंगे कि ये कैसे परफॉर्म हुआ, इसका कलर क्यों चेंज हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन जब हम करते हैं तो इसे लैब सेट कहा जाता है। इसके बाद प्रोजेक्ट्स हैं, बच्चों को प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं साइन करने के लिए, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ असेसमेंट है ट्रेडिशनल की। इसके बाद होम टास्क है। होम टास्क भी जो है ये एक हमारे पास ट्रेडिशनल मोड ऑफ असेसमेंट, ट्रेडिशनल पार्ट ऑफ असेसमेंट है। इसके बाद आ जाते हैं ओपन बुक
आ जाता है। ओपन बुक मीन के आपने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा मीन के इसको प्रैक्टिस किया जाता है। यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स वगैरह में जिस तरह वो आपको एक बुक असिस्टेड पेपर होता है, वो आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चन दे देते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक बुक, तो उसको आप देख के उसे आंसर करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं जी नॉन ट्रेडिशनल असेसमेंट के ऊपर। नॉन ट्रेडिशनल असेसमेंट क्या है? नॉन ट्रेडिशनल असेसमेंट ऐसी हैं जिसमें मीन के हम एक तो हमने ट्रेडिशनल असेसमेंट्स देखी, अब जिसमें हम जो मतलब हम बार बार रिपीट कर रहे होते हैं अपने जो इंस्ट्रक्शनल पीरियड के दौरान। लेकिन नॉन ट्रेडिशनल असेसमेंट्स ऐसी हैं जो आपको नहीं देखने को मिलेंगी, एक न्यू कंसेप्ट आपको मिलेगा इससे कि नॉन ट्रेडिशनल असेसमेंट में भी हम बच्चों को कैसे असेस कर सकते हैं। अब पहली नॉन ट्रेडिशनल असेसमेंट हमारे पास क्या है जी, कि इसमें हम पेयर टेस्टिंग कर सकते हैं। पेयर टेस्टिंग क्या है? पेयर टेस्टिंग में ये होगा कि हम बच्चों के पेयर्स बना देंगे। बच्चों के पेयर्स बनाने के बाद हम उनको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे जिसमें वो थिंक करेंगे, उनको हम टाइम देंगे। उसके बाद वो अपना एक रिस्पांस जनरेट करेंगे और वो दोनों बच्चे उस सेम रिस्पांस को हमारे साथ शेयर करेंगे। इसके मुख्तलिफ इसके हमारे फ़ायदे हैं। एक तो हम उनकी जो बॉन्डिंग है, जो उनकी व्यूज़ हैं वो एक्सचेंज हो रहे होंगे, हमारे पास ब्रॉडर व्यू आ रहा होगा हमारे क्वेश्चन का, हमारे आइटम का, और साथ में उन बच्चों की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो रही होगी। उनके पीयर रिफ्लेक्शंस हमारे पास आ रहे होंगे, वो एक दूसरे की पीयर ट्यूटरिंग भी कर रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास जो नॉन ट्रेडिशनल असेसमेंट की टाइप है वो क्या है जी, कि हम बच्चों का राउंड रॉबिन रिस्पांस ले सकते हैं। अब राउंड रॉबिन रिस्पांस क्या होता है? राउंड रॉबिन रिस्पांस में आप एक कॉन्टीन्यूसली सर्कुलेट कर रहे होते हैं अपने एक क्वेश्चन को। मीन आपने क्वेश्चन किया, आपके बच्चे ने रिस्पांस दिया, रिस्पांस देने के बाद आप नेक्स्ट बच्चे से एक और क्वेश्चन कर रहे होंगे। अब इसी तरह होगा कि हमारे पास जो है वो एक कॉन्टीन्यूस जो है वो एक साइकिल चल रहा होगा जिसमें हम बच्चों से क्वेश्चनिंग कर रहे होंगे और हमारे पास आंसर्स कर रहे होंगे। जो करेक्ट आंसर्स दे रहे होंगे वो हमारे उस कॉन्टीन्यूस फ्लो का हिस्सा रहेंगे, और जो बच्चे इनकरेक्ट आंसर्स दे रहे होंगे तो हम उन बच्चों को साइड पार्ट कर देंगे। और इसे हम जो बच्चे फिर हम हमारे देखेंगे कि जो बच्चे रिस्पांस कर रहे हैं तो हम उन्हें उसी सर्कल के अंदर रखेंगे, तो इसे हम राउंड रॉबिन रिस्पांस कहते हैं। तो ये कंटिन्यूस फ्लो है क्वेश्चंस का जो हम कर रहे होते हैं। इसके बाद है हमारे पास हॉर्स बैक स्ट्रेटजी है। अब हॉर्स बैक स्ट्रेटजी क्या है? लाइक जंप एंड राइड स्ट्रेटजी हम इसे कह सकते हैं। तो इस असेसमेंट में हम क्या कर रहे होंगे हॉर्स बैक स्ट्रेटजी में, कि बच्चों से एक क्वेश्चन करेंगे, कोई भी ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन करने के बाद हमारे पास उसका एक रिस्पांस आएगा। उस रिस्पांस से हमने फिर एक क्वेश्चन जनरेट करना है। वो क्वेश्चन जनरेट कर करके हम किसी और बच्चे से उसको पूछ सकते हैं। तो हम इस तरह जो हमारे पास रिस्पॉन्सेज आ रहे होंगे इसे हम हॉर्स बैक स्ट्रेटजी। इसके बाद इंटरव्यूज़ आ सकते हैं। इंटरव्यूज़ क्या हैं? ये आइस ब्रेकर्स के तौर पर काम करते हैं। हम बच्चों के इंटरव्यूज़ ले सकते हैं। इससे एक तो उनकी एंजाइटी, उनका स्ट्रेस लेवल डाउन होगा, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और हमारे पास क्विक आंसर्स जनरेट हो रहे होंगे। तो मीन के ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास चीटिंग भी कम का जो है वो भी कम होगी। इसके बाद आ जाते हैं जी इनफॉर्मल असेसमेंट। अब इनफॉर्मल असेसमेंट क्या है? ये एक फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरह ही है। हम ड्यूरिंग क्लास जो है वो इनफॉर्मल असेसमेंट कर रहे होते हैं। मीन एक इसकी इनफॉर्मल असेसमेंट की टाइप है क्वेश्चनिंग। अब क्वेश्चनिंग हम ड्यूरिंग लेसन क्वेश्चनिंग करके हम बच्चों का ये मेजर कर सकते हैं कि जो हम इंस्ट्रक्शंस डिलीवर कर रहे हैं वो कितना इफ़ेक्टिवली डिलीवर हो रही है। तो इससे हम उन बच्चों का जो नॉलेज है वो गेज या मेजर कर सकते हैं। अब क्वेश्चनिंग टेक्निक्स, मुख्तलिफ़ तरह की क्वेश्चनिंग टेक्निक्स को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं, प्रोबिंग क्वेश्चंस हैं, गाइडिंग क्वेश्चंस हैं। उनको यूज़ करके हम बच्चों की असेसमेंट ले सकते हैं, इनफॉर्मल असेसमेंट। इसके बाद हम इनफॉर्मल असेसमेंट ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एग्जिट स्लिप्स। एग्जिट स्लिप्स क्या है कि हम बच्चे की ड्यूरिंग एट द एंड ऑफ द क्लास हम बच्चे को ये कह सकते हैं कि जो भी उसके की टेक अवेज़ हैं वो दे दे। इससे हमें ये पता चल सकेगा कि हमारी एक तो सेल्फ रिफ्लेक्शन भी हो रही होगी कि हमारा लेसन कैसा रहा, और साथ में हमें जो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स हैं या जो हमारे लेसन्स हैं हम उन्हें भी इफ़ेक्टिवली प्लान कर सकते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जी
फ्लैश कार्ड्स क्या हैं? फ्लैश कार्ड्स में हम क्या करेंगे कि कोई एक जो वर्ड है वो फ्लैश कार्ड की एक साइड आप लिख लें, एक साइड लिखने के बाद आप बच्चों को वो अरेंज डिस्ट्रीब्यूट कर दें। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद दूसरी साइड उन बच्चों ने उसका रिस्पांस लिखना होगा। तो ये वे है एक इनफॉर्मल असेसमेंट का। इसके बाद इसमें आ जाते हैं जी मिनट पेपर आ जाते हैं। मिनट पेपर में क्या है कि आपने एक बच्चे को स्लिप्स बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है और उनको 1 मिनट का टाइम देना है कि आप बच्चों ने उसमें अपने रिस्पॉन्सेज जनरेट करने हैं किसी भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसे हम इनफॉर्मल असेसमेंट कहते हैं। इसके बाद थम्स अप थम्स डाउन स्ट्रेटजी है, जिसमें अगर बच्चों को आपने कोई क्वेश्चन किया है, कोई आपने उनका ओपिनियन लेना है कोई भी, तो आप अगर उन्हें आता है तो आप कहेंगे कि थम्स अप करना है। अगर उन्हें इसमें कोई कन्फ्यूजन है या उन्हें समझ नहीं आता तो हमने उन्हें थम्स डाउन करना है। या अगर उन्हें इसमें कोई ऐसा है कि उन्हें इस क्वेश्चन की समझ ही नहीं आई तो उन्हें थम्स असाइड करना है। तो ये हमारे पास है जी असेसमेंट। अब असेसमेंट में हम इसमें ऐसा है कि मुख्तलिफ हमने वेज़ ऑफ असेसमेंट देखे कि कैसे हम असेसमेंट कंडक्ट करवा सकते हैं। उसमें हम असेसमेंट की टाइप्स पढ़ी, असेसमेंट की हमने क्वालिटीज़ को देखा कि हमारे जो असेसमेंट है उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, असेसमेंट का पर्पस क्या है वो हमने देखा। इसके बाद असेसमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, और साथ साथ डिफरेंट ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल और इनफॉर्मल असेसमेंट्स को देखा। इन सब को देख के हमें ये आज के इस मॉड्यूल को सीख के ये इल्म हुआ या हमें मज़ीद कितनी जो है वो चेंजेस करनी चाहिए हमारे कंटेंट डिलीवरी में, हमारे लेसन प्लान्स में, और कैसे असेसमेंट को इनकॉर्पोरेट करना है अपने लेसन प्लान में, उन्हें स्टूडेंट सेंटर्ड बनाने के लिए, उन्हें इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो ये आज का हमारा लेसन था। इसके बाद आप लोग ऐसा करें कि आपने भी एक एग्ज़िट स्लिप के तौर पर हम अपने लेसन को वाइंड अप करेंगे, अपनी इस ट्रेनिंग सेशन को। तो जिसमें आपने इस एग्ज़िट स्लिप को ऐसे मैनेज करना है कि आपने आज के 3 ऐसे टेक अवेज़ लिखने हैं जो आज आपको समझ आए। मतलब उसके बाद आपने 2 कोई भी ऐसे क्वेश्चंस ये लिखने हैं जो आपको इस असेसमेंट के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग है, जिसको हम अगले सेशन में एड्रेस करेंगे। और साथ में आपने कोई ऐसे एक फ़ीडबैक देना है जो हमारे लिए बहुत ही मौसर होगा कि हम नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशंस को कैसे प्लान करें। थैंक यू वेरी मच।